2020 में अगर किसी ने हमसे कहा होता कि एक कंपनी है जिसके पास ना गूगल है, ना TSMC है और ना ही क्वालकॉम है, लेकिन ये कंपनी 5 साल बाद iOS को बीट करेगी, मर्सिडीज को बीट करेगी और एनवीडिया को तो चाइना से बाहर कर देगी, तो आप और हम इस बात पे हंसते क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री ने इस कंपनी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। एटलीस्ट तब तो सबको यही लग रहा था, बट आज ये कंपनी ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जो इम्पॉसिबल लगती थी। मैं बात कर रहा हूँ हुआवे की, और आज हम देखेंगे कि 2020 के बाद इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है जो ये अपनी कब्र से बाहर आ गए। बट इसे समझने से पहले हुआवे की हिस्ट्री के बारे में समझना जरूरी है। तो 2020 में हुआवे दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था क्योंकि इन्होंने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। एनालिसिस की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से हुआवे ने 55.8 मिलियन फोन्स बेचे और एज कंपैरिजन सैमसंग ने 53.7 मिलियन यूनिट्स बेचे। लेकिन सिर्फ फोन्स की बात नहीं थी, हुआवे 170 से ज्यादा कंट्रीज में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा था और इससे कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा जो 2020 में $131 बिलियन तक पहुंच गया। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ फोन्स बना रहे थे, ये और भी बहुत कुछ कर रहे थे। फिर आया 2019 जब हुआवे को बैन कर दिया और ये काफी तेजी से हुआ। बैन तो जो लगा सो लगा, बट यूएस ने दुनिया की किसी भी कंपनी को जो यूएस की टेक्नोलॉजी यूज करती है उसे हुआवे के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। अब इसके कारण TSMC ने चिप सप्लाई बंद कर दी, गूगल ने एंड्रॉइड सर्विसेज हटा दी तो प्ले स्टोर गायब हो गया। और इस बैन के 2 बड़े रीजंस थे, जिसमें से पहला है सिक्योरिटी, क्योंकि हुआवे एक चाइनीज कंपनी है और वहां एक लॉ है कि कोई भी चाइनीज कंपनी गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज में कोऑपरेट करने से मना नहीं कर सकती। मतलब अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो वो हुआवे को अपने ग्लोबल नेटवर्क्स को यूज करने के लिए फोर्स कर सकती है, और ये तो ऑब्वियसली एक जेन्युइन कंसर्न है। दूसरा रीजन था कंपटीशन, क्योंकि यूएस भी कोई दूध का धुला नहीं है और ये पहली बार नहीं था जब यूएस ने ऐसे ही किसी को बैन कर दिया, क्योंकि यही सिमिलर चीज 1980 में भी हुई थी जब जापान की सेमीकंडक्टर कंपनीज बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी, इतना कि यूएस कंपनीज मार्केट से बाहर होने लग गई। तो यूएस ने करा जो उसे आता है, सैंक्शंस लगाना, पॉलिटिकल प्रेशर डालना और डील्स करी जिससे जापान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खत्म हो गई। और यही सेम सी चीज हुआवे के साथ भी हुई है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बात है, जेन्युइन रीजंस भी थे। जैसे हुआवे पे कंट्रोवर्सी, चोरी, ब्राइबरी जैसे एलिगेशंस बार-बार लगे हैं और कुछ केसेस में प्रूव भी हुए हैं। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि हुआवे के जो फाउंडर है वो पीपल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना में काम करते थे। तभी लोगों को लगता है कि ये चाइनीज गवर्नमेंट के इशारे पे चलते हैं। और जब आप नेटवर्क जैसी चीजें ओन करते हो तो ऑब्वियसली आप स्पाई भी कर सकते हो, और अगर आप चाइनीज कंपनी हो तो चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। सो मुद्दे की बात बस ये है कि यूएस गलत तो नहीं था और बैन का रिजल्ट भी एकदम साफ है। एक कंपनी जो 2020 में नंबर 1 थी, उसका ग्लोबल मार्केट शेयर 9 महीने में 20% से गिर के 4% पे आ गया। रेवेन्यू एक साल में $136 बिलियन से $89 बिलियन पे आ गया, और ऊपर से 82% शिपमेंट्स में डिक्लाइन आया, वो अलग। बट अगर बैन इतना ही इफेक्टिव था तो आज जो हुआवे की सक्सेस आ रही है वो कहां से आ रही है, चलो बताता हूं। तो बैन के बाद हुआवे को सारे अमेरिकन कंपोनेंट्स को निकालना था। उसके लिए इन्होंने अपना पूरा फोकस डोमेस्टिक रिसर्च पे शिफ्ट कर दिया। 2019 में इनका R&D का स्पेंडिंग $19.46 बिलियन था, जो उनके रेवेन्यू का 15.3% बनेगा, और ये सैमसंग और एप्पल दोनों से ज्यादा है। हुआवे R&D में किस लेवल पर पैसा बहा रहा था वो आपको इनके 2025 के रेवेन्यू को देख के समझ आ जाएगा। 2025 में इनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 21.8% सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में जा रहा था, यानी एक साल में पूरे 28.42 बिलियन। और अगर पिछले 10 साल का टोटल जोड़ें तो ये $170 बिलियन से ज्यादा जाता है सिर्फ R&D में। इतना ज्यादा खर्च करने की वजह से इनका नेट प्रॉफिट एक साल में 28% गिर गया। ये प्रॉफिट का सारा ही पैसा R&D में डाल रहे थे। पर साफ सी बात है, अगर कोई कंपनी रिसर्च में इतना अंधा पैसा लगाएगी तो उसका सॉलिड आउटकम तो मिलेगा। बट इस आउटकम पे बात करने से पहले आप में से 64% लोग जो इन वीडियोस को देखते हो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो एक बार चेक कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज कर लो। तो अब इस सारे R&D का रिजल्ट दुनिया को तब मिला जब 2023 में मेट 60 प्रो मार्केट में आया, क्योंकि इसमें लगी थी 7 नैनोमीटर वाली किरीन 9000S चिप, जिसे चाइना की ही एक कंपनी है SMIC उसने बनाया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले SMIC सिर्फ 14 नैनोमीटर चिपसेट ही बना सकता था, क्योंकि 7 नैनोमीटर बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए उन्हें EUV मशीन्स कहते हैं, लेकिन हुआवे तो वो ले ही नहीं सकता। तो आखिर ये चिप्स बनी कैसे? क्योंकि इनसे पहले इंडस्ट्री का अजम्पशन था कि बिना EUV मशीन्स के 7 नैनोमीटर बन ही नहीं सकता। और मजे की बात यही है कि SMIC ने ये चिप बिना EUV मशीन्स के बना दी। इन्होंने पुरानी DUV मशीन्स को यूज करा जो EUV से इंफीरियर होती हैं। EUV तो बहुत ही एडवांस है। इसके साथ ये 5G और सैटेलाइट कॉल्स जैसे फीचर भी दे रहे थे, जो कि बड़ी बात है। और ये सैटेलाइट कॉल्स वाली चीज तो एक वर्ल्ड्स फर्स्ट भी थी। दुनिया का पहला मास
मार्केट फोन जो एक्चुअल में सैटेलाइट कॉल्स को सपोर्ट करता था, और वो भी बिना वेस्टर्न टेक के। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था और हुआवे ने इस फोन को लॉन्च भी बहुत सोच समझ के किया है। अगस्त 2023 में जब यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी चाइना की ऑफिशियल विजिट पे आई थी, ठीक उसी वक्त हुआवे ने ये फोन क्वाइटली ऑनलाइन डाल दिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई स्पेकशीट भी नहीं डाली, इवन प्रोसेसर का नाम तक नहीं बताया। इस फोन से हुआवे का एक क्लियर मैसेज था कि तुम्हारी सैंक्शंस के बाद भी हम 7 नैनोमीटर चिपसेट्स बना सकते हैं। और इसी वजह से इस फोन के अराउंड चाइनीज मार्केट में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी था, और इसी एक्साइटमेंट की वजह से ये फोन काफी पॉपुलर हो गया और बहुत बिका। सभी कलर वेरिएंट्स 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गए और 2 दिन में स्टोर्स खाली हो गए। ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि ऐसा ही एक और मूवमेंट दोबारा भी आया जब इन्होंने हार्मनी ओएस नेक्स्ट बनाया। क्योंकि ये कोई एंड्रॉइड स्किन नहीं है, इन्होंने एंड्रॉइड का तो पूरा कोड ही निकाल दिया। एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की इसमें एक लाइन भी नहीं है, इवन लिनक्स कर्नल भी नहीं है। स्क्रैच से एक नया ओएस बनाया गया है, और ये बना पाए क्योंकि ये इंटरनली 2015 से इस पे काम कर रहे थे। और इनका सबसे बड़ा चैलेंज था एप्स, क्योंकि एंड्रॉइड कंपैटिबल नहीं है, तो इन सारी एप्स को इन्हें रीराइट करना था। हुआवे ने चाइना के टॉप 5000 एप्स को पोर्ट करने के लिए पुश भी किया, एंड देन द रिस्क पेड ऑफ, क्योंकि इस रिस्क ने डोमेस्टिक मार्केट में इन्हें वापस से किंग बना दिया। 2026 के Q1 तक हार्मनी ओएस नेक्स्ट का चाइना में मार्केट शेयर 19% हो गया, और इस टाइम iOS 17% पे था, यानी इन्होंने iOS को पीछे छोड़ दिया। और मार्च के एंड तक 55 मिलियन स्मार्टफोन्स सिर्फ हार्मनी ओएस पे चल रहे हैं। ऑब्वियसली एंड्रॉइड अभी भी टॉप पे है, बट iOS को बीट करना एक बड़ी बात है, कंसिडरिंग कि चाइना एप्पल के वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स में से एक है। और ये सिर्फ फोन्स तक लिमिटेड नहीं था, ये इनके लैपटॉप्स, ईयरबड्स, टैबलेट्स और यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आने लगा। तो हुआवे ने ये करके दिखा दिया कि बिना वेस्टर्न टेक के भी आप एक सक्सेसफुल इकोसिस्टम चला सकते हो। और बात सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही खत्म नहीं होती, हुआवे ने स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी अपना दिमाग लगाया। इन्होंने Xiaomi की तरह कार मैन्युफैक्चरिंग लाइंस खोलने के बजाय कार मैन्युफैक्चरर्स को अपना टेक बेचना शुरू कर दिया, और ये इनके फाउंडर का एक पर्सनल डिसीजन था। इन्होंने इंटरनली भी सबको कहा था कि जो भी कार बनाना चाहता है वो कंपनी छोड़ सकता है, क्योंकि हुआवे एक टेक सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर नहीं। फिर इन्होंने काफी सारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करके गाड़ियों में एडवांस्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, गाड़ियों के लिए हार्मनी ओएस और 5G सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2025 में हुआवे के ऑटोमोटिव इकोसिस्टम ने 5,89,000 से ज्यादा व्हीकल्स डिलीवर किए, जो कि पिछले साल से 32% ज्यादा था। इतना ही नहीं, ये अब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में भी घुस चुके हैं। इनके पार्टनर ने इन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज करके एक कार बनाई जिसकी स्टार्टिंग प्राइस $1,04,000 है। ये सीधा मर्सिडीज एस क्लास और BMW 7 सीरीज से कंपीट कर रहे हैं, और सेल्स में ये दोनों को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं। और कमबैक स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो AI है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस देश के पास AI है वो आज काफी चीजें कंट्रोल कर सकता है। वैसे तो हुआवे ने AI चिप्स, डेटा सेंटर्स और सर्वर्स पे काम 2018 में ही शुरू कर दिया था, बट सैंक्शंस के बाद ये लोग और अग्रेसिव हो गए, क्योंकि एनवीडिया के चिप्स भी इनके लिए बैन हो गए। फिर इन्होंने ले दे के अपनी AI चिप्स तो बना ली, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हुआवे की इंडिविजुअल चिप एनवीडिया की बेस्ट चिप की लगभग 60% परफॉर्मेंस ही देती थी। मतलब चिप बेसिस पे तो ये लोग क्लियरली पीछे हैं। तो हुआवे का जवाब था कि देखो, एक चिप के बेसिस पे मत सोचो, आप बहुत सारी चिप्स को एक साथ जोड़ दो और उसको एक सिस्टम की तरह काम करवाओ। और जब इन्होंने ये किया तो टोटल कंप्यूट एनवीडिया के बेस्ट सिस्टम का ऑलमोस्ट डबल निकला, क्योंकि क्वांटिटी ने क्वालिटी को कवर कर लिया। और 2026 की एक रॉयटर्स रिपोर्ट के हिसाब से इन सारी कंपनीज ने हुआवे को AI चिप्स का ऑर्डर दे दिया है। और सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि जो DeepSeek V4 है, जो एक नया मॉडल है, वो हुआवे चिप्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। मतलब चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट AI कंपनी ने प्रैक्टिकली एनवीडिया को अपने सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, और इस साल लगभग 7.5 लाख AI चिप्स शिप होंगे। तभी हुआवे अपने इस साल के AI चिप्स वाले रेवेन्यू में 60% का जंप टारगेट कर रहा है, जो 2025 में $7.5 बिलियन से बढ़ के सीधा 12 बिलियन तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, जेनसन हुआंग जो एनवीडिया के CEO हैं, उन्होंने खुद मई 2026 में कहा कि वी हैव रियली लार्जली कंसिडर्ड दैट मार्केट टू देम। मतलब एनवीडिया ने प्रैक्टिकली ये मान लिया है कि चाइना का AI चिप मार्केट हुआवे का है, यानी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल चिप कंपनी भी हुआवे को चाइना में बीट करने की उम्मीद खो चुकी है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, हुआवे की नई चिप टेक्नोलॉजी। अब हुआवे इसे लॉजिक फोल्डिंग आर्किटेक्चर कह रहा है,
मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। तो देखो, काफी टाइम से चिप मैन्युफैक्चरर्स एक ही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे, जिसे कहते हैं मोर्स लॉ। मतलब चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स डालो और उसका साइज जितना छोटा करोगे, उतनी पावरफुल चिप बनेगी। गाड़ी के एग्जांपल से बताऊं तो रोड पे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां फिट करनी है तो गाड़ियों को छोटा बनाओ। बट हुआवे ने मोर्स लॉ का यूज ही नहीं करा। इन्होंने एक दूसरा लॉ यूज करा जिसका नाम है टॉ स्केलिंग लॉ, और ये कहता है कि गाड़ियों का साइज तो आप सेम रखो, लेकिन सड़क को थोड़ा और चौड़ा कर दो। यानी कि ट्रांजिस्टर्स को श्रिंक करने की जगह डेटा को चिप के अंदर फास्ट ट्रेवल करवाओ, और रिजल्ट या तो सेम मिलेगा या बेटर मिलेगा। और हुआवे का कहना है कि ये एक चेंज करने से उनकी चिप 55% पावरफुल बन गई। अब नॉर्मली ये काम 2-3 साल में होता है, बट इन्होंने एक बार में कर दिया। और यहाँ एक लॉजिकल सी बात है कि हुआवे ने ये सब एकदम से नहीं करा। पिछले 6 साल से ये लोग इस पे काम कर रहे हैं, और इसी आर्किटेक्चर का यूज करके इन्होंने 381 चिप्स अभी तक डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करी। बट दुनिया के लिए ये एक हैरानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि TSMC 2028 में 1.4 नैनोमीटर चिप्स की मास प्रोडक्शन शुरू करेगी, और हुआवे कह रहा है कि वो 2031 तक उसी लेवल की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को अचीव कर लेंगे। यानी कि सिर्फ 3 साल बाद, बिना वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, बिना TSMC और बिना EUV मशीन्स के। और अगर ये हो गया तो ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कैविएट है कि ये हुआवे का सिर्फ एक क्लेम है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने कहा है कि गोल बहुत एम्बिशियस है, बट चैलेंजेस बहुत भारी होंगे। तो अब ये सब कुछ सुन के एक सवाल बनता है कि क्या हुआवे सही में वापस आ रहा है? और इसका जवाब 2 हिस्सों में। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो नहीं, एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट में तो नहीं आ रहा। ये लोग चाहे जितना मर्जी इनोवेट कर लें, लेकिन बिना गूगल के इनके लैपटॉप्स, टैबलेट्स या फोन्स पहले की जैसी रफ्तार पे नहीं बिकेंगे। वो जो पहले नंबर 1 वाला ग्लोबल दबदबा था, वो तो अब भूल जाओ। बट देयर इज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप भूल नहीं सकते। ये वही कंपनी है जिसने मेट 10 के साथ दुनिया को पहला डेडिकेटेड AI चिप दिया, P20 Pro में पहला ट्रिपल कैमरा सेटअप लाए, और इन्होंने पहले ट्राईफोल्ड भी बनाया। यहाँ तक कि इन्होंने एक ऐसी स्मार्ट वॉच भी बना दी जिसके अंदर ही ईयरबड्स फिट है। और AI चिप्स में तो ये अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, क्योंकि चाइनीज मार्केट में इन्होंने एनवीडिया का शेयर लगभग 0 कर दिया है। और अब अगर हुआवे की ये नई चिप टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई तो ये US और बाकी देशों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की नहीं है। आने वाले टाइम में AI ही वो चीज है जो आपकी डायरेक्शन तय करेगी, और जो कंपनी या कंट्री सबसे बेटर AI चिप्स बनाएगी वो सबसे आगे होगी। और अगर ये चिप्स का चैप्टर काम कर गया तो US के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि सैंक्शंस ने हुआवे को रोका है या और तेज कर दिया, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हुआवे AI में ऐसा कुछ पुल कर सकता है। और सिर्फ इनका ही नहीं, मैं तो एप्पल AI के बारे में भी बहुत गलत था। आप यहाँ क्लिक करके पूरी स्टोरी देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।